बेटा केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर है। हम इसमें बेसिकली पहला बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। वैसे तो फिनिश ही हो गया है, रिवाइज करना आयनिक बॉन्ड। बच्चों बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कैटाइन एनाइन बने, कैटाइन एनाइन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड था। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एनाइन, अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड, अ बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिट नेचर एलिमेंट्स। एक मेटल हो, एक नॉन मेटल, एक डोनर, एक एक्सेप्टर, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन के बाद अगला पॉइंट हमारा होता है कि आयनिक बॉन्ड किन किन फैक्टर्स, किन किन एनर्जीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों आप जानते ही हो कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वी शुड हैव आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी। तीन एनर्जीज हमें यहाँ देखनी होती हैं। वन इज आयोनाइजेशन, वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इज लैटिस एनर्जी। इन तीन एनर्जीज को हमें नोटिस में रखना होता है आयनिक बॉन्ड के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आयनाइजेशन होती है फॉर फॉर्मिंग अ कैटाइन, देयरफॉर आयनाइजेशन शुड बी लो। हम चाहते हैं कैटाइन जल्दी से जल्दी बन जाए, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। तो ये लो होनी चाहिए, और इसे लो करने के लिए आप कह सकते हैं इसका साइज बड़ा होना चाहिए। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा करने के लिए बच्चे हमें साइज क्या चाहिए होगा? एट ओवरऑल यहाँ का जो साइज होगा, एक सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम हाई कह रहे हैं तो साइज छोटा होना चाहिए। ओके, एंड लैटिस एनर्जी, लैटिस इज बेसिकली आयनाइजेशन, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो कैटाइन एंड एनाइन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस गिव्स अस लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट था। नाउ फिर हमने पढ़ा आयनाइजेशन के कैरेक्टर या आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड एंड बॉन्ड के, ये मेडअप ऑफ आयंस थे, मेडअप ऑफ आयंस। दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। फॉलोड बाय, ये कह सकते हैं इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट हाई है या हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, ऐसे एक जनरल पॉइंट्स आए थे। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। दो ही प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस होता है, वन इज कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी व्हाटएवर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के हिसाब से दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि इन जनरल जब भी हम बात करेंगे तो सॉलिड की करेंगे, और ये सॉलिड में बैड कंडक्टर हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट इन मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दे आर गुड कंडक्टर। तो मॉल्टन या एक्वस में गुड कंडक्टर है, वो आप पॉइंट पढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, बेटा ये किसमें सॉल्युबल होंगे और किसमें नहीं होंगे? बिकॉज दे आर पोलर सॉल्वेंट में ये ज्यादा घुलेंगे, एज दे आर मेड अप ऑफ आयंस। आयंस भी पोलर होते हैं, चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस इसमें भी है, और अगर सॉल्वेंट में चार्ज होगा तो उसमें जल्दी घुलेंगे। तो दे आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। और दूसरा रीजन था कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और एक पॉइंट था, जैसे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। दैट मीन्स चार्जेस जो होते हैं वो एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल है। फॉलोड बाय अगला पॉइंट आपने जो पढ़ा है, दैट इज फजान्स रूल आपने पढ़ा है। बच्चों फजान्स रूल में आपने पढ़ा है। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर जब आयनिक बॉन्ड इतना ही स्ट्रांग होता है तो NaCl पानी में घुलने से टूट क्यों जाता है? अभी तो बताया, जस्ट अभी बताया, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? यहाँ पे दो एनर्जीज का रोल है। पहली एनर्जी को हम कह सकते हैं लैटिस एनर्जी, और दूसरी एनर्जी को कह सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी? ये आयंस है, इन आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन से हीट निकली थी एंड दिस एनर्जी जो हीट निकली उसका नाम था बेटा लैटिस एनर्जी। ये हीट जो निकली वो है लैटिस एनर्जी। अब एक तरीका है एक्सप्लेन करने का जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। उसमें क्या है बेटा, एक सेकेंड, लाइट नहीं है, थोड़ी सी लाइट कम करूंगा बच्चों, अभी लाइट शायद आ गई या गई, व्हाटएवर। चलिए अभी देखते हैं। लैटिस एनर्जी का मतलब था कैटाइन और एनाइन का अट्रैक्शन। ओके, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, कैटाइन और एनाइन का अट्रैक्शन लैटिस एनर्जी है। सेकेंड इज हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? ये जो कैटाइन है ये जब पानी से इंटरेक्ट करेगा तो इसके इंटरेक्शन में भी एक एनर्जी निकलेगी। ऐसे ही जो एनाइन है वो भी पानी से इंटरेक्ट करेगा और इसके इंटरेक्शन में भी एनर्जी निकलेगी। और इस समय जो एनर्जी निकलती है कैटाइन और एनाइन के इंटरेक्शन में, दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब जब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट हो जाएगी लैटिस एनर्जी पर, मतलब यहां जो अट्रैक्शन की एनर्जी है सपोज 100 जूल है और ये जो इंटरेक्ट कर रहे हैं पानी से, ये दोनों कैटाइन एनाइन, इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी 150 जूल है। तो ये 100 जूल एनर्जी चाहिए थी तोड़ने के लिए, और जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो टूट जाते हैं। तो बेसिकली वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक पॉइंट। सेकेंड, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन इज वीकर इन वाटर। आयंस के बीच में जो फोर्स है वो पानी के अंदर कुछ कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। एंड थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट, कुछ आयनिक सॉलिड पानी में नहीं घुलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आयनिक है पानी में घुलेगा। जैसे बेटा BaSO4 है, तो BaSO4 पानी में कम घुलता है, जबकि BeSO4 उसी ग्रुप में जो बहुत ऊपर है स्टार्टिंग में सेकेंडरी ग्रुप में बेरिलियम सल्फेट, BeSO4 घुल जाता है, BaSO4 नहीं घुलता। तो रीजन क्या है? जहां जहां ये कंसेप्ट लगेगा, यानी हाइड्रेशन ज्यादा है और लैटिस कम है, वहां तो चीजें घुल जाएंगी। और जहां इसका अपोजिट लग रहा है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस? लैटिस बहुत ज्यादा है, तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है एक तरीके से वो हाइड्रेशन है, वो कम है, तो नहीं टूटेगा। तो उन केसेस में आयनिक सॉलिड पानी में घुल जाते हैं जिन केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, और उन केसेस में नहीं घुलते जहां लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन। बोलो, क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था फजान्स रूल। ठीक है, तो व्हाट इज फजान्स रूल? बच्चों ये बताता था दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आई मीन टू से आयनिक बन चुका है, आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड के अंदर, इसके अंदर अभी भी शेयरिंग चल रही है और इसके अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है? मतलब एक प्राणी ने, एक पर्सन ने इलेक्ट्रॉन दूसरे पर्सन को दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब प्राणी जब कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कुछ पैसे दे दिए, दूसरे ने पैसे ले भी लिए हैं। तो यहाँ एक दानी भिखारी व्हाटएवर, इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके बाद भी शेयरिंग चल रही है। जिसने पैसे दिए हैं वो कभी ना कभी इन्हें बुला लेता है घर पे, आ जाओ भैया कुछ खाना वाना खरीद लाओ, कुछ ले आओ, खा पी लेते हैं, या कहीं रास्ते में मिले चाय वाय पिलाओ, व्हाटएवर दिस। तो कुछ अपने ही पैसे दोबारा शेयर कर ले रहा है। अब ये जो खाना वाना खरीद रहे हैं वो अकेले थोड़ी खा रहा है, दोनों ही खा रहे हैं, लेकिन वो भी इसे भी मिल रहा है। दैट मीन्स शेयरिंग अभी भी जारी है। तो आयनिक के अंदर शेयरिंग कब होगी? तो कॉमन सेंस है, अगर ये दानी है, एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे आप, अगर ये दानी है और ये दानी ऐसा दानी है, इज इट क्लियर? ये बड़े दिल वाला दानी है, इसके होठ भी ऐसे कान तक हंसी जाती है, व्हाटएवर। तो अगर ये बड़े दिल वाला दानी है तो दान करके भूल जाएगा। मतलब अब ये वो टुच्ची वाली हरकतें नहीं है, आओ चाय पिलाओ, ठीक है। तो जितना कैटाइन बड़ा होगा, वो एटम जो कैटाइन बनाया है वो जितना बड़ा है वो आयनिक ही रहेगा। और अगर इसने पैसे दिए तो हैं, इसी की एक दूसरी कैटेगरी जिसने पैसे दिए तो हैं लेकिन बड़े मुश्किल से दिए हैं, समझ में आ रहा है? बेचारे उदास मायूस से हैं, ठीक है।
इन्होंने पैसे किसी मजबूरी में दे दिए, कुछ अटकी होगी तुमसे तो पैसे दे तो दिए हैं, लेकिन हमेशा इनकी आंखें चौड़ी रहती हैं कि मिल जाते तो अच्छा होता, और बीमार भी हैं, दवाई भी लानी है, चलो। तो व्हाट आई मीन टू से, ये दिल के बड़े छोटे हैं, यानी अगर कोई एटम कैटाइन है उसका साइज छोटा है तो वो ये कोवलेंट वाली हरकतें ज्यादा करता है, शेयरिंग ज्यादा करता है। तो कैटाइन अगर बड़ा होगा तो आयनिक होगा, कैटाइन अगर छोटा होगा कोवलेंट होगा। फिर से देखना, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, हम कैटाइन की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात, तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है। तो जितना बॉटम में होगा आयनिक, जितना टॉप पे होगा कोवलेंट। ऐसे मेटल्स की बात अगर कंपेयर लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो जितना लेफ्ट में होगा आयनिक, उतना राइट में होगा कोवलेंट। ये वर्ड फजान्स की भाषा में कहलाता था ये पोलराइजिंग पावर। ये कैटाइन की हरकत की दान देने के बाद भी शेयरिंग कर लें तो ये वाली हरकत इनकी कहला रही है पोलराइजिंग पावर। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। दूसरा वर्ड था यहाँ पे पोलराइजिबिलिटी। पहले वर्ड का एक बारी फिर लिख दे रहे हैं। अगर ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम तो पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है, ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लिखा है। और अगर ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन तो बेटा लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये है, जो छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगला वर्ड था पोलराइजिबिलिटी, जिसे मैं जनरली पीवाई लिख देता हूं, पीबीवाई पीवाई। पोलराइजिबिलिटी एनाइन की होती है। जिसने पैसे ले लिए वो भी खुशी खुशी आके शेयर करने को तैयार है, तो वही संभव है, वही खुशी खुशी आएगा जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका दिल बड़ा शेयर कर लेगा आके, और जिसका दिल बहुत छोटा है वो शेयर नहीं करेगा। तो पोलराइजिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसका साइज बड़ा होता है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, तो बेटा पोलराइजिबिलिटी इसकी ज्यादा है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव या OH नेगेटिव और F नेगेटिव, तो ये लेफ्ट टू राइट की बात है। लेफ्ट टू राइट इसका साइज बड़ा है। तो लेफ्ट टू राइट में कार्बन, ठीक है, ये शेयर जल्दी कर लेगा, कोवलेंट ज्यादा होगा। यहाँ आयोडीन शेयर कर लेगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नाउ द थर्ड वन, चार्जेस। थर्ड पॉइंट था चार्जेस, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, थर्ड चार्जेस। वैसे मैंने आपको बताया था जितने चार्जेस ज्यादा होंगे उतनी ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है या पोलराइजिबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि चार्जेस ज्यादा का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, शेयरिंग ज्यादा, कोवलेंट ज्यादा। तो इसीलिए अगर ये दे रखा है Sn+2, Sn+4 तो भैया इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। Cr+3, Cr+6 इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। या अगर आप यहीं पे ये सारे H हटा दें तो कार्बन -3 दिखेगा, नाइट्रोजन -3, -4, -3 एंड सो ऑन। लेकिन ये एलिमेंट अलग हो गए। हम कोशिश करते हैं चार्जेस वाला पॉइंट तब लगाएं जब दोनों तरफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो ये तीन आपने पढ़े थे, अगर आपकी इच्छा है तो मैं चौथा और पढ़ा देता हूं। इसमें एक पॉइंट और है। चौथा पॉइंट वैसे वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में ही आया है आज तक। वो कैटाइंस जिसमें आउटर मोस्ट अब हो गई, या ये कोर कहना चाहिए, जिसमें ऑक्टेट है, और एक वो कैटाइन है जिसके सेकेंड लास्ट शेल, जिसे कोर शेल या सेकेंड लास्ट शेल कह रहे हैं, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? अगर 18 इलेक्ट्रॉन है अंदर की शेल में और अंदर 8 है, which has more polarizing power. तो cations having 18 electron in the penultimate shell, या कैटाइन बनने के बाद तो आउटर हो गया वो, तो cations having 18 electron in the outermost shell have more polarizing power than cations having octet. क्या कह रहे हैं उसे सुनिए बेटा। ये क्वेश्चन है कि एक Na पॉजिटिव है और एक कॉपर पॉजिटिव है, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। तो हमने Na का कॉन्फ़िगरेशन देखा, 281 था,
लेकिन जब ये कैटाइन बना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यही वाली आउटर मोस्ट शेल हो गई और इसमें ऑक्टेट है। ऑब्वियसली कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखा 2 8 18 1 है, तो कहने के लिए तो शेल इसमें ज्यादा है, कहने के लिए शेल ज्यादा है। ये क्रॉस लगाया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब आउटर मोस्ट कैटाइन बनने के बाद अब आउटर मोस्ट में 18 है, यहां आउटर मोस्ट में 8 था, ये ऑक्टेट है, ये 18 है। किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो मैंने अभी ये कहा जिसमें ऑक्टेट होगा उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी और जिसमें 18 होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। कारण बेटा जब ऑक्टेट होता है भले ही एटम का साइज छोटा हो, लेकिन अगर ऑक्टेट है आउटर मोस्ट में तो इस लाइट और कम करनी पड़ेगी। चलिए बेटा और कम कर देते हैं, अब इससे ज्यादा भी कम करनी पड़ेगी, और कम कर दी, और बोलो। तो अब बेटा वो कैटाइन नहीं, लाइट आ गई है, सॉरी एक सेकेंड। तो बेटा वो कैटाइंस जिसमें आउटर मोस्ट में ऑक्टेट है, ठीक है, तो इसका प्लस चार्ज बाहर नहीं आएगा बिकॉज ये ऑक्टेट है, इट इज अ स्टेबल कंडीशन। लेकिन ये 18 है, भले ही साइज बड़ा है लेकिन 18 है। तो आपको अगर एक वर्ड याद हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इट हैज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इजिली बाहर आएगा क्योंकि डी सबशेल की स्क्रीन पुअर होती है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज बेटा बाहर आ गया तो अट्रैक्ट करेगा, शेयर करेगा। दैट मीन्स पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर इज मोर फॉर द कैटाइंस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन देन फॉर द कैटाइंस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। ये 4 पॉइंट हुए। अब इस 4 पॉइंट पे जो 6 क्वेश्चन बनते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग एक सिंपल भाषा में अगर कहें व्हाट इज स्क्रीन, स्क्रीन एक तरीके से दो चीजों के बीच में एक लेयर है जो एक दूसरे के बीच में रुकावट है, वो स्क्रीन है। जैसे सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, तो हम जो क्रीम लगाते हैं हमारी इच्छा होती है स्किन पे सन की रेज का इफेक्ट ना हो, दैट इज स्क्रीन। ऐसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस से रेज जा रही हैं, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन या ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहीं रुक जाए, बाहर ना जाए। तो अगर इनकी स्क्रीन स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला चीजें यहीं रुक जाएंगी, लेकिन अगर इनकी स्क्रीन परफोरेटेड या वीक है, ठीक है, अगर ये स्क्रीन स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ स्क्रीन गायब है, यहाँ गायब है, तो ये अगर स्क्रीन वीक हुई बीच बीच से तो पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, और बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो बाहर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां जहां हम कहते हैं स्क्रीन वीक है, जहां पॉजिटिव चार्ज बाहर जा सकता है, हम उसे कहते हैं पुअर स्क्रीन, ठीक है, और पुअर स्क्रीन, और वहां हम यूज कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर किया। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से गया। जहां स्ट्रॉन्ग स्क्रीन है वहां नहीं जाएगा। अब एक कॉमन सेंस है बच्चे कि ऑक्टेट जो हम कहते हैं स्टेबिलिटी कॉज करता है, जहां वो नंबर आते ही चीजें स्टेबल हो जाती है। तो जहां जहां ऑक्टेट होता है वहां स्टेबिलिटी आ चुकी है, और स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि बाहर से ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन है। तो ये न्यूक्लियस ना तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना ही अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो जहां जहां ऑक्टेट आएगा वहां स्क्रीन स्ट्रॉन्ग होगी, जहां ऑक्टेट नहीं है वहां पुअर स्क्रीन है। ये हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए कहा। अच्छा, अब बच्चों जो हमारे मेन 4-6 क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। मैं जनरल क्वेश्चन कह रहा हूँ, बहुत टाइप के हैं। जनरल 6 क्वेश्चन क्या है बेटा? ये उन्होंने कह दिया LIF, NAF, KF एंड सो ऑन, RBF एंड CSF। उन्होंने कहा बताइए इसमें कोवलेंट कौन है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कह दिया लेट सपोज LICL, LIBR, LII, इनमें कोवलेंट का ऑर्डर, हाँ LIF भी लिख सकते हैं, यस व्हाई नॉट, ठीक है, यहाँ F कर लीजिए, यहाँ CL, BR, I, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने दे दिया आपको लेट सपोज दिस वन इज LI कॉमन, दिस वन इज,
अब उन्होंने आपसे कहा है N9 के लिए, दैट इज Na, ओके ठीक है, दैट इज थर्ड उन्होंने आपसे कहा है बेटा LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4. Fourth question is CH4, NH3, H2O and HF. Fifth question is this one, SnCl2, या SN तो हम दो बारी बोल चुके हैं, तो अब PbCl2, PbCl4. And the sixth question is NaCl, या KCl कर लीजिए, Na हम बोल चुके हैं, तो KCl and CuCl. इन 6 क्वेश्चन में आपको ऑर्डर लिखना है कोवलेंट का, मैंने ऑर्डर में ही लिखे हैं, बस खाली आपको कोवलेंट के एरो लगाने हैं कि किस तरफ एरो क्या आएंगे। ऑब्वियसली साथ में रीजन लिखना होगा, तो यहाँ आपने पोलराइजिंग पावर देखी है, पोलराइजेबिलिटी देखी है, चार्ज देखा है, या लास्ट सबसे आखिरी वाला इफेक्ट। ठीक है, एक एक करके, जल्दबाजी नहीं, एक एक करके। पहला LIS, NAF, KF, CS, RBF एंड CSS। अब इसमें ऑर्डर, अरे वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ बोलना नहीं है, लिख दो, मैं देख तो रहा हूं, आपने टाइप करना है, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड। यहाँ बेटा सारे एरो ऐसे आएंगे, बहुत बढ़िया, ये एरो ऐसे आएंगे। ठीक है, यानी कोवलेंट LIS ज्यादा है, और यहाँ हमने पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन कंपेयर किया है। तो पहला क्वेश्चन बेस था पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, और पहले क्वेश्चन में भी कंपैरिजन टॉप टू बॉटम में किया है। पहले क्वेश्चन में कंपैरिजन टॉप टू बॉटम, यानी लिथियम का कैटाइन छोटा है, सीजियम कैटाइन बड़ा, जो छोटा है पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। नाउ सेकंड, पहले में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोवलेंट का ऑर्डर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर RBF और CSF में, बेटा RB और CF एक ही ग्रुप के हैं, जैसे लिथियम, मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स लिखे मैंने सारे, और कुछ नहीं किया। फर्स्ट ग्रुप ऐसा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, तो ये मेंबर्स दे रखे हैं। तो आरबी के मतलब जो लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, वैसे ही आरबी, वैसे ही CF, सेम ऑर्डर। क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। आई होप सब कई बच्चों को क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे अब ऑर्डर आएगा ये कोवलेंट का। कारण, वेरी गुड बेटा, कारण क्या है अब की आपको बोलना था, वेरी नाइस, पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि अब लिथियम तो कॉमन है और लिथियम कैटाइन है, मतलब लिथियम एक मेटल है, प्लस चार्ज है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में माइनस है, तो एनाइन जितना बड़ा होगा उतना कोवलेंट होगा। आयोडीन बड़ा होता है, टॉप से बॉटम में है, इसलिए ये कोवलेंट है। तो सेकंड में पोलराइजेबिलिटी देखा है हमने, वेरी गुड, और लिथियम की आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड, बिल्कुल सही है बेटा, पोलराइजेबिलिटी देखी है और आयोडीन की ज्यादा है, वेरी गुड। अगला LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4, यहाँ क्या देखा है और कौन ज्यादा कोवलेंट है, वेरी गुड। तो ये कोवलेंट का ऑर्डर आएगा, कार्बन ज्यादा कोवलेंट है। नहीं बेटा, चार्ज नहीं देखा, मुझे यही लग रहा था आप चार्ज बोल देंगे बच्चे। बेटा चार्ज जनरली हम तब देखते हैं जब एलिमेंट एकदम सेम हो, तो चार्ज देखते हैं। यहाँ एक्चुअली लिथियम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, चार्ज नहीं देखा बेटा, विजय आप भी गलत बोल रहे हो। यहाँ लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज छोटा होता है। एक्चुअली इन सब में Li प्लस बी प्लस टू बी प्लस 3 या CCl4, इन चारों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस है, सबका साइज सेम आना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना प्लस चार्ज ज्यादा होता है साइज छोटा होता है, तो कार्बन का साइज बहुत छोटा है। बट आपकी बात ठीक है, आप चार्ज से सोचते हैं तब भी आंसर आता है, लेकिन यहाँ चार्ज ना देख के अभी हम देख रहे हैं साइज ऑफ कैटाइन। नेक्स्ट, अगले वाले में बताइए, मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF में बताइए। नहीं समझ में आया,
बच्चों चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे ना CH4 इज बिग, वेरी गुड। अभी बताते हैं बेटा, मीथेन अमोनिया वाटर HF में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर यही है, और आपका कहना भी सही है। यहाँ H सारे कॉमन है वो हटा दीजिए, H सारे कॉमन है वो हट जाएंगे। H पे प्लस चार्ज होता है इन फ्रंट ऑफ नॉन मेटल। कभी भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ेगा तो H पॉजिटिव की तरह काम करता है। तो यहाँ कार्बन पे -4 आएगा, -3, -2, -1। लेकिन अगेन हम ये चार्ज नहीं देखेंगे, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, इसका साइज सबसे छोटा है, यानी साइज इसका बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसका भी साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। बट अगेन अगर आपने चार्ज से भी करते तो भी आंसर ये आता है, क्योंकि ये -4 होता, -3, -2, -1, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। गुड, समझ में आया सबके? वेरी गुड। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला बताइए बेटा, कौन सा बेटा? चलिए सपोज लास्ट वाला आपको लग रहा है उसको रिपीट करना है या व्हाटएवर, तो ये हम मीथेन वाला रिपीट कर रहे हैं। तो एक्चुअली CH4 और NH3 में हमें देखना क्या है, तो यहाँ H कॉमन है और ये H जुड़े हैं नॉन मेटल से। आगे और जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा, ये प्योर नॉन मेटल से जुड़े हैं। तो ऐसे केसेस में H प्लस में होते हैं और ये नॉन मेटल माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली कह रहे हैं, सारे H हटा के अगर देखेंगे तो -4, -3, -2, -1 आएगा। तो यहाँ एनाइन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी होती है, जिस एनाइन का साइज बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ कार्बन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि कार्बन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, शेयरिंग ज्यादा करेगा, कोवलेंट ज्यादा। तो हम तो कोवलेंट का ऑर्डर बता रहे हैं, इसलिए कार्बन के अंदर कोवलेंट ज्यादा है। अगर आप -4 से सोचते तब भी आंसर ये आता। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट वाला भी आपका सही है बेटा कि ये ज्यादा कोवलेंट है। क्यों ज्यादा कोवलेंट है? क्योंकि पोटेशियम के ऑक्टेट है आउटर से पहले, और कॉपर में 18 है, क्योंकि जिसमें 18 होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, जिसमें 8 होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। कॉपर है 18 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, देयरफॉर इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर। तो ये 6 जो क्वेश्चन थे, ये अगर आप बाद में लिख भी लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देखिएगा, लिखिएगा, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां भी बहुत आता है। और 11th स्टैंडर्ड में भी एटलीस्ट डेफिनेशंस तो पूछते ही हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, फजांसुल। मैंने आपको एक शीट भी भेजी थी लास्ट टर्न पे, दैट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब वही है कि अगर आप लोग इनिशिएटिव नहीं लोगे तो ऑब्वियसली मैं ना तो और शीट भेजूंगा ना ही आंसर दूंगा, क्योंकि एक भी बच्चे ने ना तो उसके नहीं, आंसर तो शायद भेज दिए हमने, लेकिन फिर भी एक भी बच्चे ने कोई ना तो आंसर के लिए कहा, ना कोई डाउट के लिए कहा, व्हाटएवर, कोई मतलब क्वेरी नहीं की। बेसिकली या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे, तो सब कुछ समझ में आ गया तो वेरी गुड, और या फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बीच में कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि एक भी क्वेरी नहीं आई, एक भी बच्चे को नहीं आई, तो इसका मतलब तो यही आ रहा है पढ़ा ही नहीं। क्योंकि इट इज वेरी टिपिकल कि हमने जितने क्वेश्चन दिए सारे आते थे, गॉड नोस। अगली हेडिंग पे हम तो आएंगे अब। तो बेटा अगली हेडिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा है, और जिस बच्चे को ये आ गया उसे चैप्टर पूरा आ गया, या वो उसे आगे तक कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। कोवेलेंट बॉन्ड इज बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, बल्कि कह लो जो पूरी ऑर्गेनिक कोवेलेंट बॉन्ड से है। सर पूछिए पूछिए पूछिए। सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्वियसली आयनिक सॉलिड्स में होता है। वैसे तो क्रिस्टल का मतलब दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, आयनिक सॉलिड में ही होता है। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एमॉर्फस, एक क्रिस्टलाइन। ये सॉलिड स्टेट का पॉइंट है, 12th के पहला पूरा चैप्टर है इस पे। फिलहाल व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्रिस्टल? जहां वेल डिफाइंड पोजीशन हो, एक कैटाइन की, एक एनाइन की, फिर कैटाइन, एनाइन, उसे हम क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। और उसमें एक प्रॉपर नंबर होता है कि सोडियम के चारों 6 ही क्लोरीन लगे होंगे, तो वो उसका नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, Cl का भी 6 होता है,
दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन ये पूरा एक चैप्टर अलग है और बेसिकली अभी आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। जैसे सर बोलिए सर KCl और CuCl में CuCl तो मतलब बड़ा है। मैंने अभी एक्सप्लेन तो किया था आपने शायद, और एक बारी मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, दोबारा बताता हूँ। ये वाला पॉइंट आपने या तो पढ़ा नहीं है, ओके, इसीलिए आपने पूछा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला पॉइंट क्या मैंने आपको दिखाया था, इवन Na के साथ दिखाया था और कॉपर के साथ, मतलब पोटेशियम के साथ तो वैसे ही कॉमन सेंस है कि पोटेशियम ज्यादा आयनिक होगा। फिर भी दोबारा देखिए आप, हमने ये कहा था कि पोलराइजिंग पावर से देखते हैं हम, और पोलराइजिंग पावर के लिए हमने चौथा नियम जो बनाया था वो फोर्थ पॉइंट था कि आउटरमोस्ट शेल, मतलब कैटाइन बनने के बाद अब ये आउटरमोस्ट शेल है, अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्क्रीन पुअर होगी। 18 स्टेबल कंडीशन नहीं मानते हैं, जबकि 8 या ऑक्टेट को स्टेबल मानते हैं। तो इसलिए यहां से रेस बाहर नहीं जाएंगी, यहां से रेस चली जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगी, शेयर कर लेंगी। और बेटा कॉपर और पोटेशियम में ना, पोटेशियम ही बड़ा है, कॉपर छोटा है। एक्चुअली क्या है, जब आप करके देखोगे तो ये आएगा कि ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, दैट इज यहाँ पे है पोटेशियम और यहाँ है कॉपर, और एक ग्रुप में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। पोटेशियम इज क्वाइट बिगर, कॉपर छोटा है। लेकिन मैंने इसीलिए पहले आपको सोडियम का क्वेश्चन करा दिया है। जब सोडियम और कॉपर में भी कॉपर ज्यादा, ये सोडियम और कॉपर का क्वेश्चन है, सोडियम और कॉपर में भी कॉपर ज्यादा कोवेलेंट है, जबकि साइज कॉपर का सोडियम से बड़ा है। जितना कैटाइन छोटा होता है उतना कोवेलेंट होता है, ये उससे उल्टा आ रहा है। कैटाइन तो ये छोटा है लेकिन कोवेलेंट ये ज्यादा है, पुअर स्क्रीनिंग। और यहां तो हाँ बच्चों आ रही है फोटो? यस सर। पता नहीं क्यों अपने आप ही मीटिंग बंद हो गई थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। चलिए नाउ ये था बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाते हैं, और क्रिस्टल लैटिस का बेसिक मतलब होता है, जब हमने आयनिक सॉलिड के अंदर एक्सरे करके देखा तो एक्सरे में हमें प्रॉपर पोजीशन मिली कि कैटाइन यहाँ है, फिर एनाइन है, फिर कैटाइन है, एनाइन है, और इनका जो प्रॉपर अरेंजमेंट आया सब में अलग था। NaCl में अलग मिल रहा था और BeCl2 में या MgCl2 में या किसी और में अलग था। तो इस लैटिस को भी स्टडी किया गया है और 12th में डिटेल में आएगा। दिस लैटिस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। और कई जगह सबका अलग अलग होता है, तो ये अलग अलग सबका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में सबका अलग अलग होता है, कुछ लैटिस बनाए हुए हैं। सर ये सबका डिफरेंट, ये किसी चीज टॉपिक पे डिपेंड करता होगा ना, इसका ऐसा आएगा, इसका वैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। NaCl KCl मतलब एक ग्रुप के क्लोराइड, फर्स्ट एक ग्रुप के क्लोराइड का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, लेकिन अभी आपने ये वर्ड पढ़े ही नहीं, BCC क्या है, FCC, ठीक है, वो 12th में वर्ड आएंगे। तो कुछ लैटिस बने हुए हैं, कुछ मतलब ऐसा भी नहीं है कि लैटिस आर इनफाइनाइट, कुछ लैटिस बने हैं BCC, FCC, HCP। तो ये 3 डायमेंशन में हमारे पास कुछ लैटिस हैं हमारे लेवल में, तो हम उतने ही रॉक सॉल्ट इनके पढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। हमें तो अभी क्रिस्टल लैटिस से मतलब है, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? इट इज अ बेसिक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ओके नाउ सर किसी और का कोई डाउट? सर पूछो। सर यूनिवेलेंट सॉलिड्स, बाई यूनिवेलेंट सॉलिड्स और बाईवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं सर? ये पहला तो मुझे समझ में आया यूनिवेलेंट सॉलिड्स, दूसरा आपने कहा शायद बाई यूनिवेलेंट। यस सर, तीसरा आपने कहा बाईवेलेंट।
यस सर, ये बुक में दे रखा है सर एक टेबल। सही है, इसमें क्या दिक्कत है? चलो मैं इसका प्रेजेंटेशन भी कल आपको दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए पहले समझ लीजिए है क्या ये जो आप पूछ रहे हैं। ये तो मुझे जो लग रहा है, एक बार बेटा चेक करना, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि Na की वैलेंसी 1 होती है। बेटा इस 1 वैलेंसी को यूनी कह देते हैं, वैलेंट को ऑब्वियसली वैलेंट कहेंगे। अच्छा Cl की भी वैलेंसी 1 है, तो ये दोनों ही यूनिवैलेंट में आ गए। अब हमने ये लिया Na और ये लिया O, कहने का मतलब शायद पहले वाले की वैलेंसी 1 है और दूसरे वाले की वैलेंसी 2 है। तो मेरे को ये लग रहा है ये यूनी बाई के एग्जाम्पल में आएगा, और बाई यूनी के एग्जाम्पल में MgCl2 आ गया कि इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी 1 है। और बाई बाई के एग्जाम्पल में कुछ ऐसे आ जाएंगे जैसे MgO है, शायद मुझे ये लग रहा है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिए व्हाट आई थिंक, जो वर्ड सुनते ही लग रहा है। आप बोलो सर। इसमें दे रखा है लेटेस्ट एंथैल्पीज का टेबल है सम आयोनिक सॉलिड का, उसमें सर दे रखा है यूनिवैलेंट सॉलिड, फिर बाई यूनिवैलेंट सॉलिड, फिर बाई वैलेंट सॉलिड। नहीं आप सही कह रहे हो, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि आप कंपेयर करो, यही आंसर होंगे, क्योंकि अब आपने वर्ड दोबारा पढ़ दिया और क्लियर आ गया। यूनिवैलेंट सॉलिड, यूनिवैलेंट मतलब दोनों यूनिवैलेंट हैं, कैटाइन भी यूनिवैलेंट है, एनाइन भी यूनिवैलेंट है। ये हो गया बेटा यूनिवैलेंट सॉलिड। ठीक है, और एक हो गया आपका बाईवैलेंट, एक यूनिवैलेंट है एक बाईवैलेंट है, और एक हो गया बाईवैलेंट। ऑब्वियसली हम वैसे तो 2 बारी 3 बारी कर चुके हैं कि जो लैटिस एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यूनी में चार्ज 1 है और बाई में चार्ज 2 है। तो जितने चार्जेस ज्यादा आएंगे, ऑब्वियसली जितने चार्जेस ज्यादा आएंगे उतना फोर्स ज्यादा आएगा, ज्यादा फोर्स से जब टकराएंगे तो ज्यादा हीट निकलेगी। तो व्हाट मीन्स टू से, इस टेबल में आप कंपेयर करो, आई होप तो यही होगा कि बाई जहां है उसकी हीट की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यूनी की वैल्यू सबसे कम होगी। और चार्ज का इंटरप्रिटेशन होगा कि जिसमें चार्ज ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा। एक बार चेक करो। यस सर। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप चेक करिएगा, यही होंगे। यस सर, यही दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बेटा हमें स्टार्ट करना था, नेक्स्ट हेडिंग हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, व्हाट इज को? कहीं पे वर्ड ये को आता है तो बेसिकली इट इज रिलेटेड समवॉट लाइक को एजुकेशन, कोऑपरेशन। वर्ड सोच के देखिए, को का मतलब होता है वो था टेकिंग पार्ट, दोनों को ही टेक पार्ट करना पड़ेगा, किसी एक का डोमिनेटिंग रोल नहीं होगा। जैसे आयनिक में ना एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े एक ने लिए, दोनों का अपोजिट नेचर था। कोवेलेंट में अपोजिट वाली कहानी नहीं चलेगी, सेम नेचर होना चाहिए, सेम भागीदारी होगी, दैट इज कोवेलेंट। मिलके करने वाली कहानी जो है दैट इज कोवेलेंट। जैसे कॉपरेशन वर्ड बोल देते हैं, कोऑपरेशन, कॉर्पोरेट। ठीक है, कोऑपरेट है कॉर्पोरेट है, तो कोऑपरेट वर्ड अलग है, कॉपरेट करो, एक है कॉर्पोरेट, वो अलग वर्ड है। तो अब जहां जहां आप को लगे देखेंगे आपको अपने आप लग जाएगा। को एजुकेशन से हमने स्टार्ट किया था, तो यूजुअली बॉयज गर्ल्स इकट्ठे जिन स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें कोएड कहते हैं, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, तो को वर्ड यहाँ है। तो ऐसे ही जब वैलेंसीज ओवरलैप करती हैं या शेयर होती हैं और दोनों एटम की वैलेंसीज टेक पार्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों एटम की वैलेंसी टेक पार्ट कर रही है और दोनों ही शेयर कर रही है बाद में, ऐसा नहीं है एक ये छोड़ के चला गया इलेक्ट्रॉन, दोनों ही शेयर भी कर रही हैं। तो दिस बॉन्डिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इन जनरल भाषा में यहाँ वैलेंट का मतलब वैलेंसी है, को का मतलब दोनों से है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं बेसिकली शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, और ये भी शेयरिंग जनरल भाषा में है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग कहने का मतलब है H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये पास में आएंगे इंटरेक्ट करने तो इनकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2 में से एक क्लॉकवाइज आएगा एक एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पॉइंट है। तो फिलहाल ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं ओवरलैप करने, तो ओवरलैप करते समय ये जो स्विंग हो रहा है, स्पिन हो रहा है अपनी एक्सिस में, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट एक्सिस में स्विंग करते हैं और हम ऐसे बॉन्ड दिखा देते हैं।
आप इसको ऐसे दिखाना चाहें ऐसे दिखा सकते हैं, आप इसे सिंपली चुपचाप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाना चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं। तो 2 एटम आपस में आए, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पेयर होना चाहते हैं, तो दोनों सेम एटम भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों अपोजिट एटम भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, मतलब डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो अ बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, यहाँ ओवरलैपिंग होती है, या एक पहले जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं, अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। द एटम में बी होमो और हेट्रो, दोनों सेम भी एटम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। So the bond formed by mutual sharing of electron is covalent. Covalent की बेसिक डेफिनेशन है म्यूचुअल शेयरिंग। कोवलेंट में ही एक टाइप अभी आगे और आएगा, कोवलेंट काफी बड़ा है, इसके जब एंड होगा तब एक टाइप आएगा कोऑर्डिनेट, तो वहां हम लिखेंगे अ बॉन्ड फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग। तो शेयरिंग के 2 टाइप होते हैं, एक म्यूचुअल और एक अनइक्वल। तो म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी तो सिंपली कोवलेंट, और जब म्यूचुअल नहीं होगी तो कोऑर्डिनेट। तो 2 तरह के कोवलेंट बॉन्ड हमें पढ़ने हैं, एक म्यूचुअल शेयरिंग का, एक नॉन म्यूचुअल का, ठीक है। नाउ अब इसके कोवलेंट बॉन्ड के लिए कई थ्योरीज दी गई है कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में तो एक सिंपल हमने कहा था ना, कैटाइन बना एनाइन बन गया आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड के लिए है, ये कब बनेंगे? जनरली वो एटम्स जिनकी आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते। जब लूज नहीं कर पाते तो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, शेयर करना। तो जितने भी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन ज्यादा है, द एलिमेंट्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी अंडरगो इन दिस मैकेनिज्म, इस पाथ में वो आएंगे जिनकी आयनाइजेशन ज्यादा है, ठीक है। इसमें वर्ड दिए गए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये शेयरिंग के बेसिस पे है। तो मेनली हमें इसमें शेयरिंग फोकस करनी है। इस बॉन्ड को पढ़ने से पहले बस इतना बेसिक पता हो कि एक s ऑर्बिटल था, एक p ऑर्बिटल था। वैसे एक एक्स्ट्रा क्लास में मैंने बता दिया था जो बच्चे आए थे कि 2 तरह के मतलब ऑर्बिटल sp-df हैं, और s और p को हमने डिटेल भी किया है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा चाहिए होगा कि s का शेप बेटा स्फेरिकल होता है और ये बेसिकली सिमेट्रिकल है, मतलब हर एक्सेस, हर तरफ, चारों तरफ पूरे गोले में इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज नथिंग यू कैन से नोड, नोड नाम की चीज फिलहाल यहाँ नहीं है। नोड बेटा केमिस्ट्री में कहलाता है द पॉइंट और प्लेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसे नोड कहते हैं। ये है पी का शेप, अगर याद आ गया हो, इट इज डंबल, ठीक है। और इस डंबल में ये जो पॉइंट मैंने बीच का एकदम, ठीक है, इस डंबल में जो बीच का पॉइंट है, जो यहां से दोनों लोग जुड़े हैं, इसको हम कहते हैं नोड। ये पॉइंट बेसिकली नोड है, या ये वाला प्लेन पूरा पूरा नोडल प्लेन हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। फिलहाल पी ऑर्बिटल डंबल होता है, उसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, 2 लोब्स हैं और दोनों में ही इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों तरफ है। और वेव मैकेनिक्स के हिसाब से अगर बात करते हैं तो वेव मैकेनिक्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में एक लोब में पॉजिटिव कह सकते हैं, एक लोब को हम नेगेटिव कह सकते हैं। मतलब वेव के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसी एक लोब को हम पॉजिटिव कह देते हैं, किसी एक लोब को नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे करके हमें पढ़ना है। ऐसे ही फिर डी आया था और एफ आया था, लेकिन बॉन्डिंग में हमें डी और एफ की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 में 3 और 2 में होते हैं, T2G EG, डबल डी जनरेट, एक्सियल नॉन एक्सियल। वेरी गुड। नॉन एक्सियल वो थे जो DXY YZ ZX थे, और एक्सियल थे X2 Y2 एंड Z2। DZ2 सबसे अलग था, डमरू था, डोनेट शेप थी अगर याद आ गया हो तो। उसमें एक लोब था और एक रिंग थी, एक स्फेयर और एक लोब, बाकी सब में 2-2 लोब्स थे, मतलब 4 लोब्स होते हैं, डबल डम्बल शेप कहना, ठीक है। इतने को थोड़ा को रिवाइज रखिएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे हम कोवलेंट बॉन्डिंग, और आयनिक के सारे क्वेश्चन करके देखिएगा। कोई डाउट आए तो आप डाउट जब पढ़ रहे हो उस समय भी फोटो क्लिक करके मैसेज डाल दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, पर्सनल पे डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप डाउट्स डालेंगे, अभी तो कम बच्चे हैं, आप चाहे ग्रुप में ही डालिए,
तो एक फाइटिंग स्पिरिट भी आती है, आपके आंसर्स आपस में भी हो सकता है निकल जाए। अदरवाइज अगर आपको आपस में मतलब ग्रुप में डालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेजिटेशन है, मेरे वाले नंबर पर डायरेक्ट डाल दीजिए। जस्ट कंपटीशन स्पिरिट आनी चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं मुझे पता लगना चाहिए, और आप आंसर क्वेश्चन डालेंगे, कोई दूसरा बच्चा आंसर डालेगा या मैं डालूंगा, और अगर आपस में सेटल होता है तो दी बेस्ट है, मतलब एक दूसरे की नॉलेज से। नहीं होता है मैं अगले दिन क्लास में करूंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इनिशिएटिव लेंगे। आप नहीं लेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाता रहूंगा, उसमें फिर वो कंपटीशन स्पिरिट नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir. Good evening, sir. वेरी गुड, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग।